हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम कर रहे हैं आपका FY BCom का कॉमर्स सब्जेक्ट, जहाँ पे हमने ऑलरेडी 3 टॉपिक कर लिए हैं, 3 चैप्टर्स कर लिए हैं। ठीक है, उसके सारे ही लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप रेफ़र कर सकते हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जो है आपका रीसेंट ट्रेंड्स इन सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो आज रहेगा आपका लेक्चर नंबर 1 इन चैप्टर नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ पे आपका सबसे फर्स्ट आने वाला है ITES सेक्टर में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हमें देखना है। उसके बाद हमें देखना है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एंड उसके बाद नेक्स्ट आने वाला है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एंड उसके बाद 4th आएगा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP। ठीक है, ये 4 चीज़ें हमें देखनी है ITES सेक्टर में। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर। अब यहाँ पे हमें देखना है डेबिट कार्ड के बारे में, क्योंकि हम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे डेबिट कार्ड के लिए आएगा। क्रेडिट कार्ड हम पढ़ेंगे। ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसके बाद क्रेडिट कार्ड वर्सेस डेबिट कार्ड हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद है इंटरनेट बैंकिंग, ओपनिंग ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर फॉर प्राइवेट प्लेयर्स, यहाँ से इंश्योरेंस का पार्ट चालू होगा। FDI एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ FDI के बारे में पढ़ेंगे इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमें देखना है, वो हो जाएगा लॉजिस्टिक्स। अब लॉजिस्टिक्स में हमें देखना है लॉजिस्टिक्स, नेटवर्किंग, इम्पोर्टेंस, चैलेंजेस। ठीक है, ये 3 चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इन लॉजिस्टिक्स। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो हम देखने वाले हैं ITES सेक्टर। अब यहाँ पे ITES क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। ठीक है, जो भी सर्विसेज आजकल के ज़माने में अभी दी जाती है वो कैसी होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम वो सारी ही सर्विसेज देते हैं। तो अब पहले के ट्रेडिशनल ज़माने में भी कुछ कुछ सर्विसेज तो यूज़ होती ही थी उस टाइम, जैसे कि हम बात करें वेयर हाउसिंग था, ट्रांसपोर्टेशन था, बैंकिंग भी थोड़ा डेवलप हुआ ही था। ठीक है, तो ये जो सारी सर्विसेज उस टाइम दी जा रही थी, अब वो आज के ज़माने में जब सर्विसेज दी जा रही है, बहुत ह्यूज डिफरेंस आ गया है दोनों के बीच में। ठीक है, पहले जो बैंकिंग की सर्विस मान लो दी जाती थी तो कैसे होता था, सारी चीज़ें मैन्युअली की जाती थी। अब आज के ज़माने में कैसा है, सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हो गई है, फटाफट से होता है। ठीक है, हम खुद भी क्या करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, पैसे विड्रॉ करने हैं तो ATMs यूज़ करते हैं। तो ऐसे अभी आजकल के ज़माने में जो हम सर्विस हमें मिलती है, तो उसका सिनेरियो कितना चेंज हो गया है। तो अब आजकल सर्विसेज कैसी हो गई है, IT इनेबल्ड हो गई है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हमें कुछ सर्विसेज पढ़नी है, ITES सेक्टर हमें देखना है। तो यहाँ पे उसमें सबसे फर्स्ट हम देखने वाले हैं जो है आपका बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, अब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। जो भी आजकल के ज़माने में नई नई सर्विसेज डेवलप हुई है, जो बिजनेसेस को चलने में हेल्प करती है। पहले जो बिजनेसेस चलते थे, काम करते थे, जो भी सर्विसेज यूज़ करके, उसकी कंपैरिजन में इन मॉडर्न वर्ल्ड जो बिजनेसेस काम कर रहे हैं उन्हें काफ़ी सारी सर्विसेज मिलती है, एंड वो सर्विसेज यूज़ करके वो बहुत एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। तो उन सर्विसेज में बहुत सारी टाइप्स आती है अलग अलग। अब यहाँ पे आउटसोर्सिंग भी एक पार्ट हो जाता है उसका। तो सबसे पहले हम बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जब पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम सबसे पहले आउटसोर्सिंग का मीनिंग देख लेते हैं कि व्हाट इज़ आउटसोर्सिंग। तो अभी आउटसोर्सिंग होता क्या है कि मान लो हमारा कोई बिजनेस है। ठीक है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। अब उसमें बहुत सारे काम होते रहेंगे, बहुत सारी एक्टिविटी होती रहेगी। ठीक है, परचेस हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मटेरियल आ रहा है सप्लायर के पास से हमारे पास,
हमारे पास से गुड्स जा रहा है कस्टमर के पास, या हमारे पास से पहले वेयरहाउस में गुड्स जा रहा है फिर कस्टमर के पास जा रहा है। अकाउंटिंग हो रहा है, एडवर्टाइजिंग का काम हम करते हैं, ठीक है, ऑफिस मेंटेन करते हैं, हाउस कीपिंग होता है, कैंटीन फैसिलिटी मेंटेन होती है, सिक्योरिटी का काम होता है, ठीक है, सिक्योरिटी हम रखते हैं हमारे बिजनेस में। ऐसी काफ़ी सारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है बिजनेस में। तो अब ये आउटसोर्सिंग सर्विस होता क्या है, हम क्या करेंगे कि हम ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ जो हमारे लिए नॉन कोर है, मतलब हम कोर मतलब मेन एक्टिविटी होना, एंड नॉन कोर मतलब जो बहुत मेन नहीं है, जैसे कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर क्या होता है, कैंटीन फैसिलिटी जो होती है वो नॉन कोर है, ठीक है, उसके मेन काम से वो रिलेटेड नहीं है। तो बिजनेसेस क्या करेंगे, उस फैसिलिटी को वो आउटसोर्स कर देंगे, मतलब वो फैसिलिटी वो काम कोई और पर्सन हमारे लिए करके दे देगा, ठीक है। मतलब क्या होगा कि हमने किसी को, हम खुद अगर कैंटीन फैसिलिटी मेंटेन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम कुछ एम्प्लॉयज़ वहाँ पे रिक्रूट करेंगे कैंटीन मेंटेन करने के लिए, प्लस सारा मटेरियल वहाँ पे लाना पड़ेगा, प्लस उसे बनाने का काम, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आ जाएगी। इससे अच्छा है हम क्या करेंगे, किसी ऐसे पर्सन को वो काम दे देंगे कि वो उस काम में ही स्पेशलाइज है। तो वो पर्सन क्या करेगा, हमारे लिए वो सारा काम करके दे देगा, वो ही एम्प्लॉयज़ रखेगा, वो ही मटेरियल लाएगा, सारी चीज़ें वही करेगा। बदले में हम क्या करेंगे, हम उसे कॉम्पेंसेशन पे कर देंगे। तो ये हो जाता है आउटसोर्सिंग, कि हम क्या करेंगे, हम हमारे बिजनेस की कुछ एक्टिविटी या कुछ प्रोसेस किसी और बिजनेस को दे देंगे कि वो हमारे लिए उस काम को परफॉर्म कर ले, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स। मान लो हम जो सिक्योरिटी के लिए जो एम्प्लॉयज़ रख रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, वो काम किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं कि भाई आप हमारे लिए सिक्योरिटी का काम देख लो, मतलब हमारे यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड है सिक्योरिटी के लिए, उनको अपॉइंट करना, उनको रेम्यूनरेट करना, वो सारी ही चीज़ें आप देख लो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो वर्कलोड था, हमारा जो काम था, उसमें से हमने कुछ काम किसी और को दे दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमारा मेन काम है, जो हमारा बिजनेस है मेन, उस पर हम फोकस कर सकते हैं अच्छे से, एंड हम उसे एफिशिएंटली कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाता है आउटसोर्सिंग। तो अब यहाँ पे देखते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मतलब क्या हो जाएगा कि हम हमारे बिजनेस की कुछ प्रोसेसेस को आउटसोर्स कर देते हैं किसी और बिजनेस को, कि वो बिजनेस हमारे लिए उस एक्टिविटी को परफॉर्म करके दे दे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन लोगों ने क्या दिया गया है, उन्होंने क्या दिया है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है ये, सबसे पहली चीज़ कॉन्ट्रैक्ट। अब हमने किसी को काम दिया है, किसी पर्सन को, तो हम उसे सिर्फ ओरली बता नहीं देंगे कि चलो हमारे यहाँ पे कैंटीन फैसिलिटी मैनेज करना है तो आप हमारे लिए कर दो और वो पर्सन आके काम करने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। क्या होगा, दोनों ही बिजनेसेस के बीच में एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें सारी ही डिटेल्स लिखी जाएगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय अ फर्म आउटसोर्सर ट्रांसफर्स इट्स प्रोसेसेस। क्या होगा यहाँ पे, आउटसोर्सर क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा उसकी प्रोसेसेस को, इट्स प्रोसेसेस अलोंग विद द एसोसिएटेड ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द थर्ड पार्टी दैट इज़ बीपीओ ऑपरेटर। क्या हो रहा है यहाँ पे, आउटसोर्सर है, सामने बीपीओ ऑपरेटर है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट करके वो लोग क्या करने वाले हैं, ट्रांसफ़र करेंगे, आउटसोर्सर ट्रांसफ़र करेगा उसकी कुछ प्रोसेसेस को, उसके साथ ही वो क्या करेगा, विद द एसोसिएटेड ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी वो ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है, खाली प्रोसेस ट्रांसफ़र नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बीपीओ फर्म प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सर्विसेज फॉर एन, यहाँ पे ये पार्ट थोड़ा कट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है।
तो द BPO फॉर्म provides the required services for an agreed consideration to the outsourcing firm। ठीक है, अब ये जो BPO ऑपरेटर या BPO फर्म है जो काम करने वाला है आउटसोर्सर के लिए, वो ऐसे ही फ्री में तो करेगा नहीं। ऑफ कोर्स क्या लेगा वो, उसके बदले में कंसिडरेशन लेगा। किससे लेगा? आउटसोर्सिंग फर्म से लेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने मीनिंग देख लिया यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ BPO। स्कोप क्या रहेगा इसका? ट्रेडिशनली BPO इज अंडरटेकन बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म। पहले क्या कौन यूज़ करता था इसे? मैन्युफैक्चरिंग फर्म। फॉर इंस्टेंस कोका कोला वेयर ऑलमोस्ट एंटायर सप्लाई चेन इज आउटसोर्स एंड द कंपनी इज एसेंशियली बिकमिंग अ मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या एग्जाम्पल दिया है उन लोगों ने? कोका कोला में कैसा था? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर तो हो गया, लेकिन आगे उसे कस्टमर तक पहुंचाना तो है, तो वो जो पूरा सप्लाई चेन था उसे ही आउटसोर्स किया गया था। नाउ हावेवर नाउअडेज, आज के ज़माने में BPO फॉर्म्स आर इंक्रीजिंगली गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द सर्विस ओरिएंटेड फॉर्म्स। पहले कैसा था? मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म्स ही कॉन्ट्रैक्ट करते थे BPO फॉर्म के साथ, लेकिन अभी कैसा हो गया है? सर्विस ओरिएंटेड जो फॉर्म्स रहती है वो भी अपने प्रोसेसेस को आउटसोर्स करती है। ठीक है, अभी ट्रेंड चेंज हो गया है। नाउ द एरियाज वेयर BPO सर्विसेज आर यूटिलाइज्ड include retail banking, insurance, travel and hospitality, automobiles, telecom, pharma, finance, accounting and HR। ठीक है, ये सारी ही चीज़ों में आउटसोर्सिंग अभी यूज़ किया जाता है। ये सारे ही फील्ड में आउटसोर्सिंग फैसिलिटी यूज़ की जाती है। ये सारे हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब आगे देखते हैं क्या बताया है उन लोगों ने। BPO सर्विसेज आर ऑफन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है BPO सर्विस को। सबसे फर्स्ट आपका आता है बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग, सेकंड आता है फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग। ठीक है, अब जो बिजनेस में काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ होती है, काम होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, तो 2 टाइप के रहेंगे, बैक ऑफिस एंड फ्रंट ऑफिस। अब बैक ऑफिस में क्या क्या काम होंगे? वहाँ पे कस्टमर के साथ कोई भी कम्युनिकेशन इंटरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है बिलिंग है, परचेसिंग है, या फिर स्टॉक मेंटेन करना है, ठीक है, या फिर अकाउंटिंग का काम करना है। तो वो सारी ही चीज़ों में कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, तो बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग उसे हम बोलेंगे, अगर वो सारे ही प्रोसेसेस हम आउटसोर्स कर रहे हैं तो। उसके बाद आता है फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग। अब यहाँ पे क्या होगा? ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पे कस्टमर के साथ इंटरेक्शन किया जाता है, जैसे कि मार्केटिंग का काम हमने किसी को दे दिया, टेक्निकल सपोर्ट का काम दे दिया, या फिर आफ्टर सेल सर्विस रहती है कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में, तो वो हमने आउटसोर्स कर दिया कि हमने प्रोडक्ट सेल कर दिया है, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस जो भी आएगी, जो भी कंप्लेंट आएगी, वो उसका काम हमने किसी को आउटसोर्स कर दिया कि भाई आप हमारे बिहाफ में वो काम देख लेना। ठीक है, तो वो हो जाएगा फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग। ठीक है, देखिए बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग विच इंक्लूड्स इंटरनल बिजनेस फंक्शंस सच एज बिलिंग और परचेसिंग। फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग विच इंक्लूड्स कस्टमर रिलेटेड सर्विस सच एज marketing or technical support. Now the endless opportunities that IT provides stimulates cross-border BPO activities. BPO that is contracted outside a company's own country is sometimes called offshore outsourcing. देखिए क्या बताया उन लोगों ने कि आजकल के ज़माने में जो हमने देखा है, इन मॉडर्न वर्ल्ड जो बिज़नेस हो रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करके हो रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक कंट्री में से दूसरी कंट्री में भी आउटसोर्सिंग करना पॉसिबल हो गया। ठीक है, जो चीज़ पहले पॉसिबल नहीं थी वो अब पॉसिबल हो गई ड्यू टू IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अब ये जो एक कंट्री में से दूसरी कंट्री में आउटसोर्सिंग किया जाता है तो उसे क्या बोलेंगे? ऑफ शोर आउटसोर्सिंग। ये वर्ड बराबर याद करना रखना है। BPO दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड टू अ कंपनीज नेबरिंग कंट्री इज समटाइम्स कॉल्ड एज नियर शोर आउटसोर्सिंग।
ठीक है, हमारी नेबरिंग कंट्री, पास वाली कंट्री में ही हमने आउटसोर्स कर दिया तो हम उसे बोलेंगे नियर शोर आउटसोर्सिंग। एंड कोई अदर दूसरी दूर की कोई कंट्री में हमने आउटसोर्स किया है तो उसे हम बोलेंगे ऑफ शोर आउटसोर्सिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग KPO and legal process outsourcing LPO are the two main subsets part of business process outsourcing। ठीक है, अब जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हमने मेन जो एक्सप्लेनेशन पढ़ा कि क्या होता है कि बिजनेस कुछ अपनी प्रोसेस को आउटसोर्स कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके दो आगे पार्ट है जो हमें पढ़ने हैं। उसमें एक आ जाएगा नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड सेकेंड आएगा लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये चीज़ें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पे आएगा सारी चीज़ें। नाउ इन May 2013 द टॉप 5 इंडियन BPO फर्म्स इन इंडिया आर। देखिए यहाँ पे BPO फर्म के हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, मतलब जिस कंपनी को हम आउटसोर्स करते हैं, ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला है वो BPO फर्म, उसके एग्जाम्पल्स कुछ हमें दिए गए हैं। गैनपैक्ट लिमिटेड, उसके बाद था TCS BPO, ठीक है, उसके बाद एजिस लिमिटेड, विप्रो BPO, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। ये कुछ 5 कंपनी थी, टॉप 5 फर्म्स जो आउटसोर्सिंग का काम करती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज़। अब हमने ये जो देखा कि बिज़नेस में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है, उसमें से हमें जो एक्टिविटी आउटसोर्स करनी हो, जो प्रोसेस आउटसोर्स करनी हो, वो हम कर सकते हैं ताकि हम हमारे कोर एरियाज़ पे, मेन एरियाज़ पे फोकस कर पाए। तो अब ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ रहेगी, प्रोसेसेस रहेगी जिसे हम आउटसोर्स कर सकते हैं किसी और को। उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट है आउटसोर्सिंग ऑफ कैंटीन फैसिलिटीज़ इन हॉस्पिटल्स, कॉलेज कैंटीन्स, इंडस्ट्रियल कैंटीन्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे ही जो होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, इंडस्ट्रियल कैंटीन्स एक्सेट्रा, तो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, कैंटीन फैसिलिटी आउटसोर्स ही कर देते हैं। वो लोग खुद वहाँ पे इतना टाइम नहीं डालते हैं कि भाई ध्यान देने का कि उतने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करो, उतनी वहाँ पे सामान लेके आओ, बराबर से चल रहा है कि नहीं वो देखो। वो उतना टाइम वहाँ पे वेस्ट करते ही नहीं है, वो क्या करते हैं, सीधा आउटसोर्स कर देते हैं कैंटीन फैसिलिटीज़ को। नेक्स्ट इज आउटसोर्सिंग ऑफ आफ्टर सेल सर्विस इन केस ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑफिस इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मतलब जैसे कि फ्रिज है, ठीक है, टीवी है, ऐसी सारी जो चीज़ें रहती है जो लॉन्ग टर्म के लिए कस्टमर्स लेते हैं, तो वहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे वॉशिंग मशीन है, तो एक बार हमने सेल कर दिया तो ऐसा नहीं है कि बाद में फिर वो सेलर देखेगा ही नहीं। उसके बाद जो भी हमने गारंटी वारंटी पीरियड दिया रहता है उसमें कस्टमर्स की कंप्लेंट आती है, ठीक है, कि उस प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो उस टाइम जाके उसे रिपेयर सर्विस या रिप्लेसमेंट सर्विस देना पड़ता है। तो ये जो आफ्टर सेल सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती है कस्टमर ड्यूरेबल्स में या फिर ऑफिस इक्विपमेंट्स में, जैसे कि कोई मशीनरी है या फिर AC इंस्टॉलेशन हुआ है ऑफिस में, तो ऐसी सारी चीज़ों में भी आफ्टर सेल सर्विस रिक्वायर्ड होता है जिसे हम आउटसोर्स कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज आउटसोर्सिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स। ठीक है, हम प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट भी आउटसोर्स कर सकते हैं। जैसे कि मान लो पेंसिल बनाने की कोई कंपनी है, ठीक है, अब उन्होंने ऐसा स्कीम निकाला है कि पेंसिल के साथ हम इरेज़र फ्री देने वाले हैं, पेंसिल बॉक्स के साथ। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो इरेज़र बनाने का काम किसी और को आउटसोर्स कर सकते हैं, क्योंकि उनका मेन काम क्या है, पेंसिल बॉक्स बनाना, पेंसिल बनाना। नाउ आउटसोर्सिंग बाय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ वेस्ट कलेक्शन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी जो वेस्ट कलेक्शन का काम है उसे आउटसोर्स कर सकता है। उसके बाद है आउटसोर्सिंग बाय हाउसिंग सोसाइटीज़ एंड अदर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी सर्विस।
क्या कर सकते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ या बड़े बड़े बिजनेसेस भी हो सकते हैं, वो क्या करेंगे, सिक्योरिटी का जो काम है वो आउटसोर्स कर देंगे, ताकि उनको खुद को कोई एम्प्लॉय रिक्रूट करने की ज़रूरत नहीं है, सारा ही काम बीपीओ फर्म उनके लिए करके दे देंगे। नाउ नेक्स्ट इज आउटसोर्सिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, हम हमारे बिजनेस के कुछ प्रोसेस को आउटसोर्स कर सकते हैं। उसके बाद है आउटसोर्सिंग ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज सच एज R&D नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब यहाँ पे क्या होगा, आउटसोर्सिंग ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज सच एज R&D, मतलब ऐसी प्रोसेस हम आउटसोर्स करेंगे जहाँ पे स्पेसिफिक नॉलेज रिक्वायर्ड होता है। मान लो हमें हमारे प्रोडक्ट में कुछ इन्वेंशन करना है, तो उसके रिसर्च के लिए काम हम किसी और को दे सकते हैं। ठीक है, या तो फिर ऐसा कोई काम है जहाँ पे मान लो हमने हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस है बिजनेस का, वो हमने किसी को आउटसोर्स कर दिया, तो हम किसी भी पर्सन को जाके नहीं दे सकते हैं, वहाँ पे स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल होना ज़रूरी है। तो इसीलिए उन लोगों ने बताया है आउटसोर्सिंग ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज सच एज R&D नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो हम पढ़ेंगे वहाँ पे ये चीज़ आने वाली है, हम डिटेल में वहाँ पे करेंगे। उसके बाद है आउटसोर्सिंग ऑफ लीगल नॉलेज, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब ये लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग में क्या होने वाला है, एक लीगल फर्म है, वो क्या करेगी, उसका काम किसी और को आउटसोर्स कर देगी, तो वो दूसरी जो फर्म है बीपीओ फर्म, वो उसके लिए काम करके दे देगी, लेकिन वो सामने वाली फर्म भी कैसी होनी चाहिए, उस लीगल काम में वो भी एक्सपर्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हो जाएगा लीगल नॉलेज या लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो ये हमने कुछ एक्टिविटीज़ देख ली, कुछ प्रोसेसेस देख ली जिसे आउटसोर्स किया जाता है। नाउ आता है एडवांटेजेस ऑफ बीपीओ, कि ये जो हमने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग पढ़ा कि बिजनेसेस जो उनकी प्रोसेस आउटसोर्स कर देते हैं, तो क्यों करते हैं, कुछ तो फ़ायदे हो गए तभी करते होंगे, नहीं तो क्यों कोई अपने बिजनेस का एक्टिविटी या काम किसी और को दे देगा। ठीक है, कुछ तो बेनिफिट होता ही होगा उनको। तो अब ये क्या फ़ायदे होते हैं, क्या एडवांटेजेस है, वो हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट आता है उसमें फोकस ऑन कोर एक्टिविटीज़। ठीक है, कोर एक्टिविटीज़ का मतलब हो जाएगा मेन एक्टिविटीज़, जो बिजनेस का मेन काम है, जिससे वो काम करके ही वो कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला है एंड प्रॉफिट अर्न करने वाला है, वो हो जाएगा कोर एक्टिविटीज़। जैसे आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो, ठीक है, कपड़े बनाने का काम है मान लो आपका, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो मैन्युफैक्चरिंग का काम आपकी कोर एक्टिविटीज़ हो जाएगी। उसके लिए रॉ मटेरियल लाना कोर एक्टिविटी है, उसको बनाना मैन्युफैक्चर करना कोर एक्टिविटी है। ठीक है, तो वहाँ पे नॉन कोर क्या हो जाएगा, जैसे हमने देखा कि सिक्योरिटी है, कैंटीन है, वो सारी वहाँ पे नॉन कोर एक्टिविटी हो जाएगी। तो बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग करने का सबसे फर्स्ट बेनिफिट क्या है कि हम हमारी नॉन कोर एक्टिविटीज़ को अगर हम शिफ्ट कर देते हैं बीपीओ फर्म के पास, तो उससे क्या होगा, हम हमारी जो कोर एक्टिविटीज़ है, मेन एक्टिविटी है, उस पर हम अच्छे से फोकस कर सकते हैं, उसको हम एफिशिएंटली कर सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो देखिए, आउटसोर्सिंग इनेबल्स अ बिजनेस फर्म टू कॉन्सेंट्रेट ऑन कोर एक्टिविटीज़। ठीक है, ये सबसे मेन सबसे फर्स्ट एडवांटेज है इसका। क्या हेल्प करता है ये कॉन्सेंट्रेट करने में ऑन कोर एक्टिविटीज़। की एम्प्लॉयज़ आर रिलीव्ड फ्रॉम परफॉर्मिंग नॉन कोर एक्टिविटीज़। देखिए, की एम्प्लॉयज़ मतलब हमारे बिजनेस के जो मेन एम्प्लॉयज़, ठीक है, जिन्हें बहुत सारा नॉलेज है हमारे बिजनेस का, जिनके बिना बिजनेस चलाना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, वैसे एम्प्लॉयज़, की एम्प्लॉयज़ रिलीव्ड फ्री हो जाते हैं। ठीक है, किससे फ्री हो जाते हैं, उन पे जो नॉन कोर एक्टिविटीज़ मैनेज करने का बर्डन है वो हमने किसी और को दे दी नॉन कोर एक्टिविटीज़, तो वो वहाँ से फ्री हो गए। ठीक है, उनको कुछ रिलीफ मिल गई ताकि वो कोर एक्टिविटीज़ पे फोकस कर सके। फॉर इंस्टेंस, नॉन कोर एक्टिविटीज़ सच एज कैंटीन सर्विस इन लार्ज इंडस्ट्रीज आर आउटसोर्स rather than the company employees looking after canteen facilities। देखिए क्या बताया उन लोगों ने, हमने जो एग्जाम्पल देखा था
कैंटीन फैसिलिटी नॉन कोर एक्टिविटी है, तो क्या किया, उसे हमने ट्रांसफ़र कर दिया किसी और को, बीपीओ फर्म को हमने दे दिया। तो उससे क्या हो गया, हमारे जो मेन एम्प्लॉय है वो उसके वर्कलोड से फ्री हो गए ताकि वो कोर एक्टिविटीज़ पे फोकस कर सके। द की एम्प्लॉयज़ कैन फोकस ऑन कोर वैल्यू एक्टिविटीज सच एज कस्टमर रिलेशनशिप, प्रोडक्ट डेवलपमेंट and other activities that lead to operational excellence. Focusing on core activities may enable a firm to gain competitive advantage in the market. ठीक है, अब ये जो कोर एक्टिविटीज़ पे हमारे की एम्प्लॉयज़ फोकस करने वाले हैं, उसकी वजह से क्या होने वाला है, हम मार्केट में कंपटीशन अच्छे से फेस कर सकते हैं। तो ये सबसे फर्स्ट एडवांटेज रहेगा, फोकस ऑन कोर एक्टिविटीज़। नाउ सेकेंड एडवांटेज इज रिडक्शन इन ऑपरेशनल कॉस्ट। ऑपरेशनल कॉस्ट मतलब बिजनेस चलाने का जो खर्चा लगता है हमें, ऑपरेशनल कॉस्ट जो लगती है उसमें रिडक्शन हो जाता है। अब कैसे होगा, मान लो हम सिक्योरिटी का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, हमें हमारे बिज़नेस में जो सिक्योरिटी रखनी है, जितने एम्प्लॉयज़ रखने हैं, अब क्या होगा, हमें हमारे एम्प्लॉयज़ को बोलना पड़ेगा कि आप अपॉइंट करो सिक्योरिटी पर्सन्स को, तो उनका उसमें टाइम वेस्ट होने वाला है एक तो अपॉइंट करने के लिए। उसके बाद अपॉइंट करके भी क्या होगा, वो एम्प्लॉयज़ को देखना पड़ेगा प्रॉपर रेम्यूनरेशन, उनका प्रमोशन, वो सारी चीज़ों में भी टाइम जाने वाला है, ठीक है, उनको हम सैलरी पे करने वाले हैं। जबकि अगर वो काम हम आउटसोर्स कर देते हैं, ठीक है, किसी और बीपीओ फर्म को सिक्योरिटी का काम हम दे देते हैं, तो वो फर्म क्या करेगी, उसका तो काम ही वही है सिक्योरिटी पर्सन अपॉइंट करना, तो वो हमारे लिए फटाफट से वो पर्सन अपॉइंट कर देगी, मतलब हमारे एम्प्लॉय का टाइम वेस्ट नहीं होगा, प्लस वो लोग सैलरी भी प्रॉपर दे पाएंगे। हम अगर खुद अपॉइंट करने जाएंगे तो हम थोड़ा ज़्यादा पे कर देंगे, जबकि वो उसी काम में मास्टर है, मतलब वो सैलरी भी थोड़ा कम पे करेंगे। तो क्या हो जाता है, अल्टीमेटली हमारे ऑपरेशनल कॉस्ट में हमें थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है, रिडक्शन इन ऑपरेशनल कॉस्ट। आउटसोर्सिंग मे इनेबल अ फर्म to reduce its operational expenses. For instance, a company may pay lower amount to the third party to provide certain services than if the activities are undertaken with in-house employees. For instance, the security service can be outsourced at lower cost rather than employing a firm's own workforce for security purpose. क्या बताया उन लोगों ने, हम अगर काम आउटसोर्स कर देते हैं तो हम उस पर्सन को, उस बिज़नेस को हम कम कॉस्ट पे करते हैं कंपेयर टू अगर हम खुद एम्प्लॉय रख के वो काम करने चाहे तो हम ज़्यादा पैसे पे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सेकेंड एडवांटेज इज रिडक्शन इन ऑपरेशनल कॉस्ट। नाउ थर्ड इज लोअर इन्वेस्टमेंट। देखिए, अब जब बिज़नेस चलता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी सारा करना पड़ता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मतलब जो हम रेंट पे करते हैं, उसके बाद में हमारा जो बिज़नेस चला रहे हैं उसमें काफ़ी सारे खर्चे लगते हैं, तो वो सारे ही फंड हमें रिक्वायर्ड होते हैं, इन्वेस्टमेंट हमें बिज़नेस में करना पड़ता है। तो हम कुछ प्रोसेसेस अगर थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर देते हैं, बीपीओ फर्म को हम दे देते हैं, तो क्या होता है, हमें वहाँ पे कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है, उनको हमें कुछ कम पैसे पे करने पड़ते हैं। अगर वो काम हम खुद ही करें तो हम ज़्यादा पैसे पे करेंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे कुछ हद तक पैसे बच जाते हैं एंड उसके सामने जो हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इन बिज़नेस वो भी कम हो जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या बताया उन लोगों ने, आउटसोर्सिंग इनेबल्स अ फर्म टू रिड्यूस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, the investment for office space or premises required for certain services which are outsourced is done by third party. For instance, in case of BPO, the premises are owned by the BPO owner. Therefore, the outsourcing firm need not invest in certain fixed assets which reduces the need for higher investment. जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस का, ठीक है,
हमारा बिजनेस है उसमें जो अकाउंटिंग हो रहा है, मान लो हमने वो अकाउंटिंग का प्रोसेस किसी और को आउटसोर्स कर दिया, अब क्या होगा, वो जो थर्ड पर्सन है वो अकाउंटिंग का काम करके हमें दे देगा। अगर हम खुद हमारे बिजनेस में करने चाहते हैं तो क्या होगा, हमें उतनी स्पेस देनी पड़ेगी उस एम्प्लॉय को बैठने के लिए, दो जन है या 3 जन है, ठीक है, वो स्पेस रिक्वायर्ड होगी, प्लस हमें कंप्यूटर लाना पड़ेगा, वो सारी फैसिलिटीज़ हमें उसे देनी पड़ेगी। तो वो सारा इन्वेस्टमेंट अगर हम किसी और पर्सन को दे रहे हैं हमारा अकाउंटिंग का काम, तो वो सारा इन्वेस्टमेंट हमारा वहाँ पे बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड एडवांटेज वही बताया है उन लोगों ने, लोअर इन्वेस्टमेंट। नाउ नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स क्विक डिलीवरी। हमने जो भी प्रोसेस आउटसोर्स किया है वो काम जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि वो जो बिजनेस फर्म है, ठीक है, बीपीओ फर्म है जिसे हमने हमारा काम आउटसोर्स किया है, प्रोसेस आउटसोर्स किया है, वो उस काम में एक्सपर्ट है। जैसे कि हमने कैंटीन फैसिलिटी किसी और को आउटसोर्स की है, तो जिसे दी है वो बंदा उस काम में बहुत एक्सपर्ट रहेगा, तो वो क्या करने वाला है, क्विकली हमें सर्विसेज दे पाएगा, ठीक है। तो इन सर्टेन फॉर्म्स द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन आइटम्स is outsourced, the third party that produces on behalf of the firm would make every possible effort to produce on time. Therefore, the outsourcing firm can deliver the goods on time in the market. ये भी एक सबसे मेन फ़ायदा है कि हम अगर कोई प्रोसेस करने चाहते हैं हमारे बिजनेस में तो वो डिले हो सकता है, जबकि हम किसी और थर्ड पर्सन को वो काम दे देते हैं तो वो पर्सन उसी काम में मास्टर है, उसका तो बिज़नेस ही वही है आउटसोर्सिंग का, तो वो पर्सन क्या करेगा, पूरे एफर्ट्स लेगा कि वो ऑन टाइम उस काम को ख़त्म कर सके। उसके बाद आपका फिफ्थ एडवांटेज है स्पेशलाइज्ड सर्विस। अब ये स्पेशलाइज्ड सर्विस कौन देने वाला है, बीपीओ फर्म्स जिससे हमने हमारी प्रोसेस करने के लिए दी है, जो थर्ड पर्सन है, ठीक है, हमने जो भी प्रोसेस दी है, अकाउंटिंग का दिया है, सिक्योरिटी दिया है, कैंटीन फैसिलिटी दिया है, ठीक है, मेंटेनेंस का दिया है, जो भी काम हमने थर्ड पर्सन को दिया हुआ है, अब हम किसी भी पर्सन को तो उठा के नहीं दे देंगे कि लो भाई ये काम हमारे लिए कर लो। कैसे पर्सन को देंगे, जो पर्सन उस काम में एक्सपर्ट हो, जिसके पास उस चीज़ का स्किल हो, नॉलेज हो, उसे ही हम देंगे। तो हमें जो सर्विस मिलेगी वो कैसे मिलने वाली है, स्पेशलाइज्ड मिलेगी, ठीक है। देखिए स्पेशलाइज्ड सर्विसेज एट टाइम्स outsourcing may enable a firm to obtain specialized service from experts. For instance, in case of legal process outsourcing, a foreign firm can obtain specialized service from Indian legal experts and that too for lower fees. देखिए एग्जाम्पल उन लोगों ने कुछ बताया है कि फॉरेन में कोई लीगल फर्म है, उसने क्या किया, हमारी इंडियन लीगल फर्म को कुछ काम आउटसोर्स कर दिया है। तो उससे क्या फ़ायदा हो जाता है कि हमारे यहाँ जो पर्सन है जिसके पास लीगल नॉलेज है वो काम कर रहा है उसके लिए, तो उसे तो स्पेशलाइज सर्विस मिल गई, प्लस कम कॉस्ट में भी सर्विस उसे मिल गई। अगर वो पर्सन खुद ही वो काम करने जाता तो उसकी कॉस्ट वहाँ पे बढ़ जाती, ठीक है, एंड स्पेशलाइज सर्विस भी उसे नहीं मिलती। तो आउटसोर्सिंग का ये एक फ़ायदा है कि स्पेशलाइज सर्विस हम ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। अब एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, बिजनेसमैन, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं बिजनेसमैन। अब क्या होने वाला है, एक बिजनेस चल रहा है, ठीक है, वो अपने बिजनेस के अंदर तो जॉब अपॉर्चुनिटी दे ही रहा है लोगों को, नो डाउट, लेकिन अगर वो उसकी प्रोसेस को किसी और को आउटसोर्स करना चाहता है तो वो आउटसोर्सिंग की वजह से क्या होगा, और नए नए बिजनेसेस भी डेवलप होंगे एंड उस बिजनेस में भी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलती जाएगी। तो नए नए ये जो बिजनेसेस डेवलपमेंट होने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। मतलब हम हमारे बिजनेस की सारी ही प्रोसेस खुद से नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रोसेस हम किसी और को देते हैं करने के लिए, तो क्या होता है, वो पर्सन भी, उसका भी डेवलपमेंट होता है एंड नया बिजनेस बन जाता है। तो आउटसोर्सिंग क्या हेल्प करता है, ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स करने में। आउटसोर्सिंग गिव्स
An opportunity to new entrepreneurs. The entrepreneur may come up with innovative ideas to complete the outsourcing work. अब ये जो हम कुछ नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन को, ऑफ कोर्स वो पर्सन क्या ट्राई करेगा कि मैं अच्छे से अच्छी सर्विस दूँ, ठीक है, इनोवेटिव आइडिया लाऊँ, कुछ नया क्रिएटिव करूँ, वो पर्सन हमेशा यही ट्राई करेगा. नाउ दस द आउटसोर्सिंग फर्म may benefit not only due to lower operational costs but also in terms of quality of innovative services provided by third party entrepreneurs. ठीक है, इसलिए उन लोगों ने क्या बताया है, जैसे ही नए नए बिजनेसेस डेवलप होंगे तो हमें कॉस्ट बेनिफिट तो मिलेगा ही प्रोसेस आउटसोर्स करके, प्लस क्वालिटी सर्विस भी हमें मिलती जाएगी. नाउ नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. अब ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्यों कहा गया है, हमने एक बात आगे पढ़ी, क्या पढ़ा हमने कि हम हमारे प्रोसेसेस को आउटसोर्स करते हैं, कुछ हमारी प्रोसेसेस हम आउटसोर्स करते हैं, उससे क्या होता है हम हमारे कोर एक्टिविटीज़ पे फोकस कर पाते हैं. ठीक है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ है, जो मेन एक्टिविटीज़ है, कोर एक्टिविटीज़, उस पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे. अब उस पर ज़्यादा ध्यान देने की वजह से क्या होने वाला है, हम हमारा काम एफिशिएंटली करेंगे. जैसे कि प्रोडक्ट डिज़ाइन का काम है या कोई और काम है, रॉ मटेरियल बाय करने का काम है, R&D करने का काम है, जो हमारी ये सारी मेन एक्टिविटीज़ है उस पर हम अच्छे से फोकस करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब है कि हम हमारे कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट एंड सर्विस हम कस्टमर को दे पाएंगे ताकि हम मार्केट में आगे आ सके. नाउ BPO गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द बिजनेस फर्म ड्यू टू आउटसोर्सिंग. अ बिजनेस फर्म कैन फोकस effectively on core areas with speed and agility which otherwise they would sacrifice as and when the business expands. The overall improvement in efficiency enables the firm to serve its customers more effectively, thereby effectively facing the challenges of competitors govern. ठीक है, क्या बताया उन लोगों ने कि हम हमारी कोर एक्टिविटीज़ पे फोकस कर पाते हैं, उससे क्या होता है हम हमारे कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे पाते हैं एंड उसकी वजह से हम मार्केट में कंपटीशन अच्छे से फेस कर सकते हैं. ना ये हो गया हमारा 7th एडवांटेज. अब आते हैं 8th एडवांटेज पे, कॉरपोरेट इमेज. अब ये कॉरपोरेट इमेज क्या होता है, कॉरपोरेट इमेज मतलब मार्केट में हमारी क्या गुडविल है, हमारी क्या रेपुटेशन है, हमारी कंपनी की क्या इमेज है. तो अगर हम प्रोसेसेस आउटसोर्स कर देते हैं किसी और को कुछ प्रोसेसेस एंड हम हमारे कोर एक्टिविटीज़ पे फोकस करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है हम हमारा काम कोर एक्टिविटीज़ एफिशिएंटली करते हैं, कस्टमर को हम गुड्स एंड सर्विसेज बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड करते हैं, तो उससे क्या होता है प्रॉफिट ज़्यादा होता है एंड उसकी वजह से हमारी कॉरपोरेट इमेज बहुत बढ़ जाती है. क्योंकि हम प्रॉफिट भी अच्छे से कर रहे हैं तो हम हमारे इन्वेस्टर को रिटर्न भी अच्छा देने वाले हैं, प्लस हम कस्टमर को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी अच्छी क्वालिटी का दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमारी कॉरपोरेट इमेज बहुत बढ़ जाती है. नाउ आउटसोर्सिंग में इम्प्रूव द कॉरपोरेट इमेज ऑफ द आउटसोर्सिंग फर्म. द आउटसोर्सिंग फर्म कैन कॉन्सेंट्रेट on core areas whereas non-core areas can be outsourced. This enables the outsourcing firm to improve its performance, thereby enhancing the image of the firm in the minds of various stakeholders. देखिए stakeholders क्या होते हैं, जिनको बिजनेस में इंटरेस्ट रहता है, बिजनेस के डिसीजंस में जिसको इंटरेस्ट रहता है, जैसे कि कस्टमर्स हैं, उन्हें इंटरेस्ट है बिज़नेस में कि बिज़नेस कैसा गुड्स एंड सर्विसेज देगा. जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें इंटरेस्ट है कि भाई हमें हमारा रिटर्न, हमारी इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा. गवर्नमेंट को इंटरेस्ट है कि हमें अच्छे से बराबर से टैक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को इंटरेस्ट है बिजनेस में कि उन्हें अच्छा रेम्यूनरेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ये सारे ही लोग बन जाते हैं स्टेक होल्डर्स जो बिज़नेस में इंटरेस्टेड है. तो क्या बताया है उन लोगों ने कि अगर हम नॉन कोर एक्टिविटीज़ को आउटसोर्स कर देते हैं एंड कोर एक्टिविटीज़ पे फोकस करते हैं
तो उससे हमारा कॉरपोरेट इमेज अच्छा हो जाता है इन द माइंड्स ऑफ स्टेक होल्डर। ठीक है, स्टेक होल्डर की नज़र में हम इमेज अच्छी क्रिएट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखिए अब ये भी पॉइंट, ये भी एडवांटेज है, ये भी रिलेट करता है सारे ही पॉइंट्स से। जैसे कि हमने नॉन कोर प्रोसेसेस को आउटसोर्स कर दिया है, हम हमारे मेन एरियाज़ पे फोकस कर रहे हैं, जैसे प्रोडक्ट डिज़ाइन है, R&D है, ठीक है, रॉ मटेरियल अच्छे से अच्छा लाना है, प्रोडक्शन प्रोसेस है, उस पर जो हम फोकस कर रहे हैं उसकी वजह से क्या होता है, हम कस्टमर को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट देते हैं, अच्छी क्वालिटी का एंड अच्छे से अच्छी सर्विस उनको देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत बढ़ जाता है एंड कस्टमर लॉयल हो जाता है हमारे बिजनेस को, मतलब वो हमारे ही बिजनेस से गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं। नाउ BPO enables business firms to provide quality goods and services. Therefore, business firms are in a position to generate customer satisfaction. Customer satisfaction is the outcome of correlation between product service performance and customer expectation. क्या बताया उन लोगों ने, कस्टमर सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है, ये कोरिलेशन है बिटवीन प्रोडक्ट सर्विस परफॉर्मेंस एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। मतलब ये जो दो चीज़ें हैं, एक तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है, सामने सर्विस का परफॉर्मेंस है हमारे। ठीक है, तो अगर एक्सपेक्टेशन जितनी हाई है उतना ही हाई हमने परफॉर्मेंस किया, हमारी सर्विस हमने उतनी ही अच्छी दी, तो क्या हो जाता है, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाता है। तो यहाँ पे कोरिलेशन है दोनों के बीच में। नाउ नेक्स्ट आता है अदर एडवांटेजेस। ये तो कुछ हमने मेन एडवांटेजेस तो पढ़ लिए इन डिटेल, लेकिन अदर एडवांटेजेस क्या क्या है। तो अ बिजनेस फर्म वुड बी इन अ पोजीशन टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस अगर नॉन कोर एक्टिविटी किसी और को दे रहा है, जो काम बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है बिजनेस के लिए, हमने किसी और को दे दिया, तो हमारा उतना टाइम बच गया, उतने पैसे बच गए, उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं हमारा बिज़नेस एक्सपांड करने के लिए। ठीक है, बिज़नेस और हम ग्रो कर सकते हैं, नए नए ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं, नए नए लोकेशन ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो बिज़नेस एक्सपांड करने में ये हेल्प करता है। BPO enables a business firm to focus on core activities and therefore it would enable a firm to improve its efficiency. हम हमारी कोर एक्टिविटीज़ पे फोकस कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होने वाला है, हम उसे बहुत ही एफिशिएंटली कर पाएंगे ना। BPO में इनेबल अ फर्म टू इंक्रीज डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड देयरफॉर अ फर्म वुड गेट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसे कि हमने देखा कि बिज़नेस उसकी कोर एक्टिविटीज़ पे फोकस करता है, तो वो कस्टमर को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देता है। अब अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट एंड सर्विस देता है तो उसकी डिमांड मार्केट में ऑफ कोर्स बढ़ने वाली है। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो उसके सामने हम प्रोडक्शन भी ज़्यादा करेंगे। तो अब ये जो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन होगा, तो हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। मतलब हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि हम कुछ कॉस्ट पे कर रहे हैं। अब रेंट जैसे कि हम पे कर रहे हैं, मान लो 30,000 का हम रेंट दे रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट हम 10,000 यूनिट बना रहे हैं, तो भी रेंट तो हमारा उतना ही जा रहा है। और उसके सामने अगर मार्केट में डिमांड बढ़ रही है और हमने 40,000 का क्वांटिटी प्रोड्यूस किया, तो भी रेंट तो हम उतना ही पे कर रहे हैं। तो उतने ही रेंट में हम अभी ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं एंड ज़्यादा सेल करने वाले हैं, तो उसे बोलते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिलता है बिजनेसेस को। ठीक है, फ़ायदा मिला कुछ उन्हें ड्यू टू आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये हमारा 10th एडवांटेज हमने देखा, जिसमें अदर एडवांटेजेस हमें बताए गए हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मीनिंग देख लिया एंड उसके एडवांटेजेस भी देख लिए। अब आगे आने वाला है डिसएडवांटेजेस, जिसे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।